तो कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से इस डरावनी सी अबैंडन्ड चाइनीज मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सामने। काले रोब्स पहने एक पूरा स्क्वाड वहां पहुंचता है और पूछता है कि कोई घर पर है या नहीं। उन्हें एक गंदा सा छोटा किड दिखता है जो बस चुपचाप उन्हें घूर रहा है। रेड आइज वाला एक आदमी मन ही मन सोचता है यहाँ कोई रैंडम किड क्या कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह कि वह उसे यंग मास्टर कहकर रिस्पेक्टफुली संबोधित करता है और पूछता है कि क्या वे रात भर के लिए यहाँ क्रैश कर सकते हैं। हमारा बॉय पूरी तरह कंफ्यूज है क्योंकि ग्रोन मैन उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो नॉर्मली किसी बच्चे को नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद वे उसे केयर टेकर समझ रहे हैं, तो वह भी खेल में शामिल हो जाता है। वह कहता है, हाँ श्योर, मैं यहाँ सालों से स्क्वाटिंग कर रहा हूँ, जहाँ मन हो रुक जाओ, बस मेरे पेविलियन से दूर रहना। वे उसे ऐसे थैंक करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा फेवर कर दिया हो। जाते समय हमारा बॉय उनके रोब्स पर टैंग लिखा देखता है और सोचता है कि ये किस क्लैन के लोग हैं, लेकिन सच कहें तो उसके पास इससे भी बड़ी चिंता है, अपने बच्चों को खिलाना। सीन तुरंत बदलता है। वह अपने पेविलियन में भागता हुआ जाता है और चिल्लाता है, डिनर टाइम एवरीवन। वह एक पॉट खोलता है और प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। कोई ह्यूमन चिल्ड्रन नहीं बल्कि एक छोटा क्रिकेट जैसा इंसेक्ट। फिर वह दूसरा पॉट खोलता है। उसमें एक ब्लैक अर्थ टाइगर टेरेंटुला है जो चाइना की नेटिव स्पीसीज है और करीब 20 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। उसके शरीर पर काले टाइगर जैसे स्ट्राइप्स हैं। वह चॉपस्टिक्स से उसे खिलाता है और उसे ब्लैकी कहकर बुलाता है। वह कहता है कि इन छोटे गाइस के बिना वह सरवाइव नहीं कर सकता। वह हैरान है कि जो स्पाइडर पहले फिंगरनेल जितना छोटा था वह 2 बार मोल्ड करके इतना बड़ा हो गया है। ब्लैकी के खाने के बाद वह एक ड्रॉअर खोलता है। अंदर एक ऑरेंज लिजर्ड है जिस पर व्हाइट स्ट्राइप्स हैं। अब थोड़ा बैक स्टोरी। हमारा बॉय अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। वहाँ ये क्रीचर्स पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि वह उन्हें इम्पोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब वे हर जगह मिल रहे हैं। उसकी पूरी लाइफ इन क्रीचर्स को देखने और पालने में घूमती है, लेकिन जैसे ही वह गेको को फीड कर रहा होता है वह अनग्रेटफुल क्रीचर उसे काट लेता है और छोड़ता ही नहीं। वह अपना हाथ झटकता है और इसी के साथ एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। असल में इस किड के शरीर में आने से पहले हमारा बॉय एक स्ट्रीमर था। सिर्फ कोई भी स्ट्रीमर नहीं बल्कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला। उसका ऑनलाइन नाम था स्पाइसी फैब्री। वह एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट था जो वेनमस इंसेक्ट्स और एनिमल्स में स्पेशलाइज करता था। अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन स्ट्रीम में उसने डिसाइड किया कि वह दुनिया के 10 मोस्ट डेंजरस वाइपर्स दिखाएगा और सबसे खास था ब्लैक मांबा जो सबसे अग्रेसिव स्नेक माना जाता है। वह अफ्रीका गया उसे ढूंढने। लाइव स्ट्रीम के दौरान वह बता रहा था कि उसे लोकेट करना कितना मुश्किल है और कह रहा था कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। चैट में लोग सपोर्टिव थे, लेकिन अचानक व्यूअर्स स्पैम करने लगे कि ब्लैक मांबा शायद पहले से उसके हाउस में है, और वे सही थे। स्नेक उसके रेफ्रिजरेटर के ऊपर आराम से बैठा था। लाइव स्ट्रीम के बीच में उसने स्ट्राइक किया और उसे बाइट कर लिया। गेम ओवर। हमारा बॉय कैमरा पर ही मर गया। प्रेजेंट में लौटते हैं। वह अपनी उस मेस्ड अप डेथ को याद करके भौहें चढ़ा रहा है। तभी नॉक होता है। बाहर वही एल्डरली आदमी है जो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। पहले तो हमारा बॉय सोचता है, ड्यूड जाओ यहाँ से, मुझे अपने एनिमल्स के साथ रहना है। लेकिन जैसे ही वह सुनता है कि उन्होंने डियर पकड़ा है उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे मीट बहुत पसंद है और अभी तक वह सिर्फ स्नेक और लिजर्ड मीट खा रहा था। वह तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर बॉनफायर के पास जाता है जहाँ डियर रोस्ट हो रहा है। एल्डर उसे लार टपकाते हुए देखता है और कहता है कि डियर को थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर वह पूछता है कि क्या वह उससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वह अकेला रहता है और उसकी एज कितनी है। पैट्रियार्क का सवाल सुनकर हमारा लड़का थोड़ा अटक जाता है और धीरे से कहता है, शायद 14 या 15 साल का हूँ। बुजुर्ग आदमी भौहें सिकोड़कर बोलता है, अपनी उम्र भी नहीं पता। ये सुनते ही हमारा लड़का तुरंत कहानी गढ़ देता है। कहता है कि उसका सिर कभी जोर से टकराया था, इसलिए बहुत सी बातें उसे याद नहीं है। फिर बात बदल देता है और बताता है कि वह यहाँ अकेला रहता है। उसके पास कोई खास हुनर नहीं है, बस सांप पकड़ता है और उनकी खाल बेचकर किसी तरह गुजारा करता है। बुजुर्ग लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा लड़का इतना खतरनाक काम करता है, लेकिन वह कंधे उचकाकर कहता है कि उसे आदत है। तभी पका हुआ मांस सामने लाया जाता है। जैसे ही वह एक कौर खाता है उसके चेहरे पर सच्ची खुशी साफ दिखती है। बुजुर्ग लोग मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि आराम से खाता रहे। फिर वे बताते हैं कि वे किसी खास चीज की तलाश में हैं और पूछते हैं कि क्या उसने आसपास कुछ अजीब देखा है। फिर सफेद बालों वाला बुजुर्ग दूसरे आदमी की ओर देखता है और कहता है कि बच्चे से सच कह देना चाहिए। वैसे भी शायद वह पूरी बात समझ नहीं पाएगा।
पैट्रियार्क सिर हिलाता है और हमारे लड़के की तरफ मुड़कर कहता है कि वे एक ब्लू स्पॉट सेंटीपीड की तलाश में हैं। वह इतना बड़ा है कि हमारे लड़के को भी पूरा निगल सकता है। ये सुनकर हमारा लड़का चौंक जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। क्या वह समय में पीछे आ गया है या किसी बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया है? उसे चुप देखकर बुजुर्ग सोचते हैं कि वह डर गया है। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वे यहाँ उस जीव को पकड़ने आए हैं। हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि शायद वे उसे पालतू बनाना चाहते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग उलझन में पड़ जाते हैं। सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंस पड़ता है, कहता है कि विचार तो दिलचस्प है, लेकिन उन्हें वह दवा के लिए चाहिए। अब हमारा लड़का और भी उलझ जाता है। पहले उसे लगा था कि ये लोग शायद विद्रोही होंगे, अब उसे शक होने लगता है कि कहीं ये लोग किसी अवैध काले बाजार के चक्कर में तो नहीं। वह पूछता है कि एक सेंटीपीड दवा कैसे बन सकता है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग गंभीर हो जाता है, बताता है कि उसकी पोती की हालत बेहद नाजुक है और उस सेंटीपीड का अंदरूनी कोर ही उसकी जान बचा सकता है। दूसरा आदमी भी आगे बढ़कर कहता है कि अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। हमारा लड़का उन्हें देखता है। उसे लगता है कि ये बस लाचार माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे खुद शक है कि सेंटीपीड सच में दवा हो सकता है या नहीं, लेकिन वह समझता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए पागलपन की हद तक चले जाते हैं। लड़की के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए और मांस के एहसान को याद रखते हुए वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह सेंटीपीड्स के बारे में बोलना शुरू करता है। पैट्रियार्क तुरंत पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। वह कहता है कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन भले ही उसे ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के बारे में खास जानकारी न हो, उसे शायद पता है कि उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। आखिर सांप के जहर से मरने से पहले स्पाइसी फैब्री जहरीले जीवों का चलता फिरता विश्वकोश था। धरती पर अनुमानित 8 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 20,000 जहरीली हैं और उसे लगभग हर एक के बारे में जानकारी थी। जहरीले जीवों के मामले में स्पाइसी फैब्री मानो चलता फिरता ज्ञानकोश था। हमारा लड़का अपने दिमाग में सेंटीपीड से जुड़ी सारी जानकारी खंगालने लगता है और अचानक जैसे दिमाग में रोशनी जल उठती है। वह बुजुर्गों से कहता है कि शायद उसे अंदाजा है कि वह जीव कहाँ छिपा हो सकता है। बुजुर्ग तुरंत उछल पड़ते हैं, सच में। लेकिन पूरा राज बताने से पहले वह पूछता है कि उन्होंने अब तक कहाँ कहाँ तलाश की है। वे बताते हैं कि वे अकादमी के उत्तर और पूर्व दिशा में ज्यादातर दिन के समय, खासकर उत्तर की नदी किनारे खोजते रहे हैं। यह सुनकर हमारा लड़का हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब समझ आया कि आपको क्यों नहीं मिला। बुजुर्ग चौंकते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। तब हमारा लड़का उन्हें समझाता है। वह कहता है कि सेंटीपीड ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिन्हें सही तापमान और नमी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर कीड़ों के विपरीत उनके बाहरी खोल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो उन्हें पूरी तरह जलरोधी नहीं बनाते। उन्हें नमी चाहिए पर भीगना पसंद नहीं, और पानी के पास रहना भी जरूरी है, लेकिन सीधे गीले माहौल में वे टिक नहीं पाते। इसी वजह से ब्लू स्पॉट सेंटीपीड न तो घने जंगल में मिलेगा और न ही सीधे नदी किनारे। बुजुर्ग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे हमेशा मानते थे कि सेंटीपीड सड़ी लकड़ी और गीली दरारों में छिपते हैं। हमारा लड़का कहता है कि छोटे वाले ऐसा करते हैं, लेकिन हम जिस दानव की बात कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है। इतना विशाल जीव न तो जंगल में आराम से छिप सकता है और न नदी के पत्थरों के नीचे। बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखते हैं और सिर हिलाते हैं। बात वाजिब लगती है। वे पूछते हैं कि फिर उन्हें कहाँ तलाश करनी चाहिए। एक तो बड़ा इनाम देने का वादा भी करता है। हमारा लड़का हल्की मुस्कान के साथ पश्चिम की ओर इशारा करता है और कहता है कि उन्हें वहाँ के पथरीले पहाड़ों में खोज करनी चाहिए। सेंटीपीड्स दिन में गर्म पत्थरों के नीचे आराम करना पसंद करते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। कुछ दिन बाद रॉकी माउंटेन्स में सीन कट होता है। पैट्रियार्क एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़ा है, चेहरा पूरी तरह तनाव से भरा हुआ। उसका एक आदमी पास आकर कहता है कि शायद वह लड़का इस बार गलत था। पैट्रियार्क तंग आ चुका है और फैसला करता है कि आज के लिए खोज यहीं खत्म। वह सिग्नल एरो चलाने का आदेश देता है ताकि सब वापस इकट्ठा हो जाएं। एरो आसमान में जाता है और थोड़ी देर बाद सब लोग बॉनफायर के आसपास जमा हो जाते हैं। सब थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है कि लड़के की बात सही निकले। वे सोच रहे हैं कि आखिर यह सेंटीपीड इतना मुश्किल क्यों है ढूंढना। फिर भी उन्हें उस लड़के की समझ पर भरोसा है। उधर बॉस चुपचाप आग को देखता रहता है। कुछ देर बाद वह अपनी बेटी हु यन के बारे में बात करता है। वह टैंग फैमिली के इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। वह आसमान की ओर देखते हुए मानो भगवान से पूछ रहा है कि उसे ही यह कष्ट क्यों। तभी कोई चिल्लाता है कि ग्रैंड पैट्रियार्क वापस आ गए।
सफेद बालों वाला वही बुजुर्ग। सब उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। वह पूछता है कि क्या सेंटीपीड मिला। पेट्रियार्क सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर पूछता है कि क्या ग्रैंड पेट्रियार्क को कुछ मिला। बूढ़ा आदमी भी सिर हिलाता है और कहता है कि हुआयान के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और उसे शक है कि वे इसे 10 दिन में ढूंढ पाएंगे। पेट्रियार्क कहता है कि कल दक्षिण दिशा में खोजेंगे क्योंकि वहां अभी तक नहीं देखा। ग्रैंड पेट्रियार्क सहमत होता है और कहता है कि अजीब है कि कोई निशान नहीं मिला। यहीं पेट्रियार्क के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वह हंसने लगता है और कहता है कि वे असल में सही जगह पर ही हैं। ग्रैंड पेट्रियार्क समझाता है कि 3 दिन में उन्होंने कोई जानवर नहीं देखा, न मल न पंजों के निशान। इतना बड़ा पहाड़ और एक भी जीव का संकेत नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई एपेक्स प्रेडेटर राज कर रहा है। बाकी जानवर या तो भाग चुके हैं या उसका शिकार बन चुके हैं। वह पेट्रियार्क के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ब्लू स्पॉट सेंटीपीड यहीं है। उम्मीद फिर से जाग उठती है। पेट्रियार्क अपनी बेटी को बचाने का सोचकर भावुक हो जाता है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। बॉनफायर के आसपास की धरती टूटने लगती है और ऊपर उठने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं। तभी जमीन फटती है और एक विशाल पैर बाहर निकलता है। फिर दूसरा, कई और लंबे पैर बाहर आते हैं। वह है ब्लू स्पॉट सेंटीपीड और यह सच में बहुत विशाल है। एकेडमी में हमारा लड़का शोर सुनकर बड़बड़ाता है। वह सोच रहा है कि यह सेंटीपीड कितना बड़ा होगा जो मीलों दूर से इतनी आवाज कर रहा है। वह शिकायत करता है कि उसने सिर्फ जगह बताई थी और ये लोग पूरा पहाड़ उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर का बग लवर जाग जाता है। वह सच में उत्साहित है कि इतना बड़ा सेंटीपीड देखने को मिलेगा जो उसे पूरा निगल सकता है। वेनमस क्रीचर्स का फैन होने के नाते वह उसे देखने के लिए बेचैन है। उधर रॉकी माउंटेन में लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने ब्लू स्पॉट सेंटीपीड को हरा दिया। हालांकि कई लोग घायल हुए। उन्होंने उसका कोर निकाल लिया है, एक छोटा सा नीला जेम जो अब एक वुडन बॉक्स में सुरक्षित रखा है। ग्रैंड पेट्रियार्क खुशी के आंसू रो रहा है क्योंकि अब हुआईयान को बचाया जा सकता है। पेट्रियार्क अपने पिता से कहता है कि पहले सोरांग जाओ और घायल योद्धाओं का इलाज कराओ। ग्रैंड पेट्रियार्क हैरान होता है, क्या उन्हें सीधे हुआयान के पास नहीं जाना चाहिए? पेट्रियार्क शांत स्वर में कहता है कि दुश्मनी पत्थर पर लिखी जाती है लेकिन एहसान दिल पर। खून में लिखी जाती हैं दुश्मनियां लेकिन एहसान पत्थर पर तराशे जाते हैं। यही उनका जीने का तरीका है। मतलब साफ है, जिन लोगों का उन पर कर्ज है वे उसे कभी नहीं भूलते। ग्रैंड पेट्रियार्क को अचानक सब समझ में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह हो येन को लेकर इतना उलझ गया था कि बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह मानता है कि लगभग गलती कर बैठा था। अब वह सहमत है कि उस यंग वॉरियर का सही तरीके से धन्यवाद करना चाहिए और उसे उसका रिवॉर्ड देना चाहिए। पेट्रियार्क आदेश देता है कि घायल लोगों को विलेज में इलाज के लिए ले जाया जाए, जबकि वह खुद उस लड़के से मिलने जाएगा। उसे लगता है कि लड़का जरूर इस खबर के बारे में जानने को उत्सुक होगा। उधर एकेडमी में हमारा लड़का 3 छोटे पीले पोकेमॉन जैसे दिखने वाले जीवों से घिरा हुआ है। और क्या कमाल, वह अनजाने में 3 बेबी ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स का पिता बन चुका है। वे छोटे प्यारे कैटरपिलर जैसे दिखते हैं और उसके चेहरे से लिपट रहे हैं। वह पॉट की ओर देखता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है। जब वह पहले घर लौटा था तो उसे कुछ एग्स मिले थे। उसने उन्हें साफ किया और अपने नाइट स्टैंड पर रख दिया। सुबह उठा तो देखा कि सारे एग्स हैच हो चुके हैं। एक छोटा सेंटीपीड उसके सिर पर आराम से बैठा है। उसे पहले हल्का सा एहसास हुआ था लेकिन इतनी जल्दी उनके बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। वह उन्हें अपने कंधों से धीरे से हटाने की कोशिश करता है लेकिन समस्या ये है कि वे छोड़ ही नहीं रहे। उन्होंने उस पर गहरा इम्प्रिंट कर लिया है और उसे अपनी मामा समझ बैठे हैं। असल में पिछली रात क्या हुआ था, हमारा लड़का उस नए टाइप के सेंटीपीड को लेकर बेहद क्यूरियस था जो उसे पूरा निगल सकता था। तो उसने वही किया जो उसकी तरह का जिद्दी इंसान करता है। वह रात में अकेले उसे ढूंढने निकल पड़ा। शायद एक बार मौत के करीब जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा कि इन हालात का सामना करना ही साबित करेगा कि वह अब भी अलग है, अब भी मजबूत है। सिर्फ क्यूरियोसिटी के दम पर वह सेंटीपीड की लेयर खोजता रहा। फिर गुस्से में उसने अनजाने में किसी छोटे बग को लात मार दी। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। उसका पहला ख्याल था बस यह एग्स सुरक्षित हों। खुशकिस्मती से तीनों एग्स सही सलामत थे। उसे राहत मिली कि बारिश रुक चुकी थी, वरना वे बह भी सकते थे। समझते ही कि अब तुरंत लौटना चाहिए, उसने एग्स को अपनी कमर पर सुरक्षित रखा और उनसे बात करने लगा। घबराओ मत छोटे दोस्तों, तुम्हें जल्द ही साफ कर दूंगा। वर्तमान में लौटकर भले ही वह असली ब्लू स्पॉट सेंटीपीड को न देख पाया, लेकिन एग्स बचाने की खुशी ही काफी थी। वह छोटे सेंटीपीड से थोड़ी पर्सनल स्पेस देने को कहता है। उसे पता है कि पहले 2 मोल्ड्स तक उन्हें खाना नहीं चाहिए, इसलिए फीडिंग की चिंता नहीं है, लेकिन हर समय उससे चिपके रहना सच में परेशान कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वह पानी में जाएगा
तो शायद वे खुद ही छोड़ दें। हल्की मुस्कान के साथ वह शावर लेने का फैसला करता है। छोटे सेंटीपीड्स शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनमें से एक ऐसे कांपता है जैसे आने वाले संकट को महसूस कर रहा हो। कुछ घंटे बाद पेट्रियार्क एकेडमी पहुंचता है। वह पेविलियन के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है और आवाज देता है कि क्या यंग वॉरियर अंदर है। कोई जवाब नहीं मिलता। वह थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर डोर नॉब पकड़कर खुद ही अंदर चला जाता है। अंदर हर्ब्स, जार्स और मेडिसिन बिखरे पड़े हैं। उसे लगता है कि क्या यह लड़का कोई हीलर है। फिर उसे एहसास होता है कि बिना बुलाए अंदर आना बदतमीजी है। वह सोचता है कि बाद में लौटेगा। तभी उसे एक पॉट से हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। उसकी क्यूरियोसिटी फिर जाग उठती है। वह मुड़कर पॉट खोलता है और हैरान रह जाता है। अंदर एक छोटा सा हिलता हुआ जीव दिखाई देता है। अंदर एक स्पाइडर आराम से बैठा हुआ था। अब वह और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वह दराज खोलता है तो उसमें एक गेको मिलता है। दूसरा पॉट खोलता है तो बीटल्स दिखते हैं। इधर उधर कुछ एग्स और सूखे हुए स्नेक्स भी रखे हुए हैं। एल्डर का दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह यंग वॉरियर जहरीले जीवों को पाल रहा है, बल्कि उनके बेबीज भी तैयार कर रहा है। टैंक क्लैन, जो खुद जहरीले जीवों को संभालने के लिए मशहूर है, वे भी सिर्फ उनका वेनम निकाल पाते थे, लेकिन इस तरह उन्हें ब्रीड करना उन्होंने कभी नहीं सीखा। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी की जान बचना तो बस किस्मत थी, असली खजाना तो इस यंग वॉरियर से मिलना था। उसी समय हमारा लड़का आता है, उसे नमस्ते करता है और तुरंत एल्डर की बैंडेज्ड आर्म देखकर चिंतित हो जाता है। एल्डर हाथ हिलाकर कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं। वह सोर्योंग से कुछ जरूरी बात कहने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। उसे बहुत बुरा एहसास होता है और अगले ही पल एंट्रेंस पर जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धुएं में से धीरे धीरे एक परछाई बाहर आती है। वह किसी डरावने ओगर जैसा दिखता है। उसकी एक ही आंख है और चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह जला हुआ है। एल्डर तुरंत हमारे लड़के को धक्का देकर पीछे करता है और चिल्लाता है कि भागो। मॉन्स्टर डरावनी दहाड़ मारता है और अटैक की मुद्रा में आ जाता है। वह तेजी से आगे बढ़कर वार करता है। एल्डर अपने अच्छे हाथ से वार रोकता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। मॉन्स्टर उसे जोर से धक्का देता है और वह दूर जा गिरता है। एल्डर खांसते हुए खून थूकता है। उसे समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर की ताकत उसके पिता के बराबर है। वह फिर से सोर्योंग को भागने को चिल्लाता है, लेकिन धुआं हटते ही दिखता है कि हमारा लड़का मॉन्स्टर के हाथों गला दबाकर हवा में उठा लिया गया है। वह खांस रहा है, छटपटा रहा है और मॉन्स्टर पागलों की तरह हंस रहा है। मॉन्स्टर ताना मारते हुए कहता है कि उसने सुना था टैंक क्लैन हैनन आया है, इसलिए वह शिकार पर निकला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पॉइजन किंग का बेटा अकेला और घायल मिलेगा। एल्डर गुस्से में पूछता है कि यह बदसूरत आदमी कौन है और क्यों हमला कर रहा है। मॉन्स्टर कहता है कि क्या वह उसे उसके जले हुए चेहरे और फाइटिंग स्टाइल से पहचान नहीं पाया। अपना नाम बताता है, ब्लड हैंड राशेसा उन्यंग। वह खुलासा करता है कि एल्डर के पिता ने ही उसे इस हालत में पहुंचाया था। एल्डर की आंखें फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि ओन्यंग को पॉइजन पाम टेक्निक लगी थी और वह चट्टान से गिर गया था। सबको लगा था कि वह मर गया, लेकिन वह बच गया। एल्डर फिर से गिड़गिड़ाता है कि सोर्योंग को छोड़ दे, बदले में उसकी जान ले ले, लेकिन ओन्यांग ठंडे स्वर में मना कर देता है। वह कहता है कि उसने कसम खाई है कि टैंक क्लैन से जुड़े हर इंसान को वह खत्म करेगा। एल्डर मन ही मन उस दानव को कोसता है। ओन्यांग का जरा भी इरादा नहीं है कि वह हमारे लड़के को छोड़े। हमारे लड़के का चेहरा ऑक्सीजन की कमी से पीला पड़ने लगता है। ओन्यांग हंसते हुए कहता है कि अब इसका अंत आ गया। सोर्योंग दया की भीख मांग रहा है। उसकी सांसें लगभग टूटने वाली हैं। तभी अचानक अंधेरे में 3 जोड़ी छोटी लेकिन खूंखार आंखें चमकती हैं। बेबी सेंटीपीड्स बिजली की तरह छलांग लगाकर उन्यांग के हाथ पर चिपक जाते हैं, जैसे कह रहे हों अब हमारी बारी है। ये छोटे लेकिन बेहद जहरीले सेंटीपीड्स उसे हर तरफ से काटने लगते हैं। ओन्यांग हैरान रह जाता है। वह सोर्योंग को नीचे गिरा देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ये छोटे कीड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन बैंगनी पड़ जाती है। वह खून खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। हमारा लड़का स्तब्ध होकर देखता है कि वह आदमी उसकी आंखों के सामने मर रहा है। वह घबराकर पीछे हटता है और एल्डर से पूछता है कि क्या वह सच में बुरा इंसान था। एल्डर सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि यह लड़का सिर्फ मेहमान नहीं है, इसे टैंक क्लैन का हिस्सा बनाना ही होगा। अब इसमें कोई शक नहीं। कुछ दिन बाद का दृश्य, सिचुआन एल्डर की देखभाल कर रहा है और उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है। एल्डर उसे धन्यवाद देता है। सिचुआन कहता है, मुझे धन्यवाद देने की जगह अपने साथियों का पता बता दीजिए ताकि मैं उनका हाल देख सकूं। फिर उसे याद आता है कि वह एल्डर को अकेला नहीं छोड़ सकता और डॉक्टर बुलाना भी शक पैदा कर सकता है। एल्डर कहता है,
चिंता मत करो, कुछ दिनों के आराम से वह ठीक हो जाएगा। हमारा लड़का हैरान है कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी यह आदमी इतना शांत कैसे है। वह कहता है कि बहादुरी दिखाना बंद करो, हालत गंभीर है। एल्डर जवाब देता है कि वह मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए ठीक हो जाएगा। सिचुआन उलझ जाता है और पूछता है, क्या मार्शल आर्टिस्ट वही होते हैं जो उड़ते हैं और आग के गोले चलाते हैं? एल्डर हंसता है और कहता है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही समझ लो। हमारे लड़के का दिमाग फिर से हिल जाता है। उसे याद आता है कि वह सच में एक अलग दुनिया में है, वरना घर जितना बड़ा सेंटीपीड कैसे हो सकता था। एल्डर कहता है कि वह अपनी जान सिचुआन का कर्जदार है। अपनी खराब हालत के बावजूद वह ठीक से अपना परिचय देता है, टंग चिल्सन, टंग क्लन से। अब हमारा लड़का भी अपना नाम बताता है, सोर्योंग। चिल्सन कहता है कि सो का मतलब छोटा और रायोंग का मतलब ड्रैगन होता है। नाम काफी मजबूत है। वह कहता है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सोर्योंग कहता है, पूछिए। चिल्सन पूछता है, क्या जो सेंटीपीड्स तुम्हारे शरीर पर रेंग रहे हैं वे जहरीले हैं? सोर्योंग उनमें से एक को प्यार से सहलाता है और कहता है, हाँ, ये ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स हैं। यह सुनते ही चिल्सन अपनी चोट भूलकर सीधा बैठ जाता है। वह हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने इन्हें वश में किया है और कैसे? वह यह भी बताता है कि इंतजार करते समय उसने और भी जहरीले जीव देखे। क्या तुम उन्हें भी पाल रहे हो? सोर्योंग कहता है कि कहानी लंबी है, अगर सुनना चाहते हो तो बताता हूँ। चिल्सन कहता है, मेरे पास समय है। तब सोर्योंग शुरुआत से सब बताने लगता है, खासकर ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के एग्स के बारे में। जब वह खत्म करता है तो चिल्सन पक्की पुष्टि करता है, क्या सच में तुमने इन्हें अंडों से पाला है?